हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के उत्थान के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम सबसे फर्स्ट लेक्चर में सिंधु सभ्यता को समझे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के पश्चात वैदिक काल को पढ़े थे और अब हम पढ़ने वाले हैं मगध को, और मगध के उत्थान से समझेंगे मगध का उत्थान कब हुआ। तो आपको बता दें कि 600 ईस्वी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली था। 4 का नाम क्या था? तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये चारों महाजनपदों में से भी अगर सबसे शक्तिशाली देखा जाए तो मगध निकला, और मगध का इस तरह से उत्थान हो गया। मगध सबसे शक्तिशाली था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे, राजगृह में मगध की राजधानी थी। और वर्तमान स्थिति कहाँ पड़ता है? तो मगध की वर्तमान स्थिति बिहार में पड़ता है। कौशल की बात करें तो कौशल के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? प्रेषणजीत। याद रखेंगे, कौशल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? प्रेषणजीत। और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान यूपी में पड़ता है। वत्स की बात करें तो वत्स में सबसे शक्तिशाली शासक कौशाम्बी हुए, और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और उदयन इसके सबसे शक्तिशाली क्या थे? शासक थे, उदयन। और वर्तमान स्थिति कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अवंती की बात करें तो चंद्रप्रौढ़ इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? चंद्रप्रौढ़। और उज्जैन इसकी राजधानी, जो वर्तमान स्थिति एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करते हैं महाजनपदों के स्रोत। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में भी बात करें तो महावस्तु और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महावस्तु और अंगुत्तर निकाय। जबकि जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से मिलती हैं। और इस महाजनपद को 2 पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है, या 2 पार्टों में बटा हुआ था, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र की बात करें तो कौगो राजतंत्र था? तो 16 गो था। एंड गणतंत्र कौगो था? 10 गो। और इन 10 गणतंत्रों में 2 प्रमुख गणतंत्र की बात करें तो कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी था। कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी था। नेक्स्ट बात करेंगे मगध के उत्थान के कारण। हमने तो 4 महाजनपद देखा, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। लेकिन इन चारों में बहुत संघर्ष हुआ और उत्थान किसका हो गया? मगध का। आखिर मगध का ही उत्थान क्यों हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो मगध का उत्थान के भौतिक कारण था। भौतिक कारण ये था, उसमें उसका कृषि अत्यधिक, मगर कृषि में जो उत्पादन था ना, अत्यधिक होने लगा, और इसकी राजधानी को लेकर था। राजधानी अगर बात करें राजगृह तो वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पंचदुर्ग कहेंगे। और जल दुर्ग चूंकि पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र जल दुर्ग के बारे में बात करें तो जल दुर्ग पाटलिपुत्र को कहा गया, और पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया गया था। यानी इसकी राजधानी की स्थिति में भी राजगृह को पहाड़ी दुर्ग कहा गया और पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा गया। इस कारण से भी इसको राजधानी बनाया गया। और उसके बाद बात करें इसकी समाज प्रगतिशील था। इसमें बहुत सारे शासक हुए जो काफ़ी शक्तिशाली थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, माँ पद्मानंद। और लोहे का प्रयोग भी इसमें काफ़ी होने लगा था। लोहे का प्रयोग तो ये लोग एक हथियार के रूप में करते थे, दूसरा जंगल को काटने के लिए करते थे। जंगल को साफ कर कृषि अधिक मात्रा में किया करते थे, और जब ये कृषि करते थे तो उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। तो ये सारे कारण था किसका? तो मगध के उत्थान का। अब हम पढ़ेंगे 3 राजवंश को, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। यानी मगध महाजनपद में हमें टोटल 3 राजवंशों को पढ़ना होता है। हर्यक वंश,
तो 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, जिसको आप हसीना ट्रिक से याद कर सकते हैं। हसीना ये कहने का मतलब है ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंदवंश। तो हमें 3 राजवंश के बारे में देखना था, कौन कौन? तो हर्यक राजवंश और शिशुनाग नंदवंश। हर्यक वंश में हमें 3 प्रमुख शासकों को पढ़ना है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। हर्यक वंश का जो शासन काल है वो 544 से 412 BC माना जाता है। 544 से कितना माना जाता है? 412 BC। ओके। और बात करें बिंबिसार के शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 544 से 491। और अजातशत्रु का शासनकाल 491 से 462 BC। और उदयन का शासनकाल 462 से 444 BC माना जाता है। तो हम एक एक करके इन सारे शासकों को पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में स्थापित की थी और इन्होंने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, अर्थात 3 विवाह किया। कौशल के महाकोसला से, वैशाली के चेलना से, मध्य देश के क्षेमा से शादी किया। और बात करें साम्राज्य विस्तार के क्रम में ही अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग का विलय अपने मगध में कर लिया। अंग का विलय कहाँ कर लिया? मगध में कर लिया। बुद्ध के समकालीन कौन थे? बौद्ध धर्म, इनके यानी बुद्ध के समकालीन इन बौद्ध धर्म को ये अपनाया हुआ था। इनके समकालीन अगर बात करें बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध इनके मित्र भी थे। और इनके प्रसिद्ध वैद्य का नाम जीवक था। जीवक ने सफलतापूर्वक इलाज किया हुआ था गौतम बुद्ध एंड किसका? प्रेषणजीत। अवंती के जो शासक थे प्रेषणजीत, उनका क्या किया हुआ था? सफलतापूर्वक इलाज किया हुआ था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस और जैन ग्रंथों में श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस और जैन ग्रंथों में श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं 491 के आसपास अजातशत्रु ने इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जैन ग्रंथों के आवश्यक सूत्र के अनुसार ये कहा जाता है कि बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सारा टॉपिक्स किसका था? बिंबिसार का था। अब नेक्स्ट बात करेंगे अजातशत्रु। 491 से 462 BC को अजातशत्रु के काल के रूप में देखेंगे। अजातशत्रु को बिंबिसार का उत्तराधिकारी माना जाता है। अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक और पितृहंता था। कुणिक का मतलब क्या होता है? कठोर, एंड पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु चेलना वैशाली की चेलना उन्हीं का पुत्र था। और यह साम्राज्य विस्तार के क्रम में आक्रामक नीति अपनाया हुआ था, अर्थात वैशाली पर इसने आक्रमण किया लेकिन ये असफल रहा उसे जीतने में। देन इसी के मंत्री वत्सकार ने वैशाली को पर आक्रमण किया और उसको लूटा। अंततः 16 वर्षीय अभियान के पश्चात वैशाली पर इनका विजय हुआ और वैशाली को अपने मगध में शामिल कर लिया। फिर इन्होंने कौशल पर भी अपनी विजय स्थापित की। उसके बाद अगर धर्म की बात करें तो ये स्टार्टिंग में ब्राह्मण धर्म को अपनाए थे, उसके बाद जैन धर्म को एंड देन बौद्ध धर्म को लास्ट में अपनाए, अंतिम वर्षों में अपनाए। ओके, इन्होंने 2 हथियारों का युद्ध में प्रयोग किया।
और कौन कौन? रथ मूसल और महाशिलाकंटक। रथ मूसल और महाशिलाकंटक। बात करते हैं इनके शासनकाल के 8वें वर्ष ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया। महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और कब? तो 483 BC में। 483 BC में। ओके। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के बहुत सारे स्तूपों को राजगृह में स्थापित किया। यानी गौतम बुद्ध के बहुत सारे तो राजगृह में स्तूप स्थापित किया। और सप्तपर्णी गुफा को भी राजगृह में ही स्थापित किया। सप्तपर्णी गुफा का भी स्थापना किया। ओके। और नेक्स्ट बात करें, इनकी भी हत्या है इनका पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई? इन्हीं का पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट बात करेंगे उदयन का शासनकाल 462 से 444 AD के बीच माना जाता है। हालांकि उससे बहुत पहले 444 नहीं कह सकते, उससे 456 के आसपास है। उसके बाद बात करते हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। अगर बात करें बिंबिसार अजातशत्रु किस धर्म के थे? तो बौद्ध धर्म के थे। लेकिन उदयन किस धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म के अनुयायी है। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इन्होंने पाटलिपुत्र में एक किला को स्थापित किया और अपनी राजधानी वहीं पर स्थापित किया। साम्राज्य विस्तार अधिक नहीं कर पाए, अपने साम्राज्य विस्तार को अधिक नहीं कर पाए। और पाटलिपुत्र को एक नगर के रूप में किसने बसाया? तो उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र को एक नगर के रूप में किसने बसाया? तो उदयन ने बसाया। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई। और इस वंश के यानी हरेक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक थे। और नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी गई और शिशुनाग वंश की स्थापना भी हो गई। शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 से 344 412 से 344 यहाँ पे इनका थोड़ा काल हम दिख रहे हैं। और 444 ही सही था। उदयन का काल कितना था? 444 ही ठीक था। ओके। अब बात करेंगे शिशुनाग वंश के जो शासन काल है 412 से 344 BC माना जाता है। शिशुनाग वंश में भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन हमें महत्वपूर्ण 2 शासकों को पढ़ना है। एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक को पढ़ना है। शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग नागदशक की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। वैशाली को इसने दूसरी राजधानी बनाई। यानी उदयन पाटलिपुत्र को बनाया था, इन्होंने किसको बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। वत्स और अवंती को जीता। यानी शिशुनाग ने किसको जीता? वत्स और अवंती को जीता। जैन धर्म को अपनाया, जैसे उदयन भी जैन धर्म को अपनाए थे और शिशुनाग भी जैन धर्म को अपनाया। साम्राज्य विस्तार, इसने बहुत सारे साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद बात करते हैं कालाशोक। कालाशोक का जो शासनकाल है 394 से 366 BC माना जाता है। और कालाशोक शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी था। शिशुनाग का क्या था? पुत्र और उत्तराधिकारी था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म को अपनाया। और इन्हीं के काल में यानी कालाशोक के ही काल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। यानी पाटलिपुत्र को इन्होंने पुनः अपनी राजधानी बनाया और इन्हें आध्यात्मिक शासक के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक को आध्यात्मिक शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 राजवंश अभी तक समाप्त हो गया। अब तीसरे राजवंश नंद वंश को पढ़ना है। 344 से 322 BC इसका शासनकाल है। 344 से 322 BC पढ़ना है। 344 से 322
इसमें प्रमुख शासक महापद्मानंद को पढ़ना है। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसके संस्थापक महापद्मानंद थे, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने पाटलिपुत्र सेना था, इनके पास शक्तिशाली बहुत सारे सेना थे और ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए। एंड इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? तो जैन धर्म अपनाया। महापद्मानंद ने कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। ये इन्हें दासी पुत्र कहा जाता है, एकराट के नामों से जाना जाता है, परशुराम का अवतार कहा जाता है। दासी पुत्र, शूद्र शासक, एकराट और परशुराम के नामों से जाना जाता है। परशुराम का अवतार के नामों से जाना जाता है। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, इन्होंने हमला किया। इसकी चर्चा हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यानी महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इसकी चर्चा हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इनके मित्र थे पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ था। पाणिनि क्या लिखे हुए थे? अष्टाध्यायी लिखे हुए थे। इन्हीं के काल में तक्षशिला की स्थापना मगर तक्षशिला सबसे फेमस विश्वविद्यालय था। इनके काल में, महापद्मानंद के काल में, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे फेमस था, जो कि वर्तमान रावलपिंडी में अवस्थित है। कहाँ पे? रावलपिंडी में अवस्थित है, जहाँ पे एक भी क्लासरूम नहीं था। क्लासरूम था क्या? तो नहीं था। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में माना जाता है, 7वीं सेंचुरी में माना जाता है। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय वही था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो माना जाता है भगवान राम की भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तक्ष के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तक्षशिला की स्थापना की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बात करें तो चाणक्य और पाणिनि दोनों अध्ययन किए हुए थे। चाणक्य उसी में अध्ययन करके वहाँ के ब्रह्मचार्य भी चाणक्य ही बन गए थे। वहाँ के ब्रह्मचार्य कौन बन गए? चाणक्य बन गए थे। नेक्स्ट बात करें धनानंद के बारे में। धनानंद क्रूर और अत्याचारी शासक था। धनानंद कैसा शासक था? क्रूर और अत्याचारी था। यह एक अयोग्य शासक था, जिसने कर में वृद्धि कर दी और चाणक्य का भी अपमान किया था। चाणक्य का भी अपमान किया हुआ था। जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म के 2 शासक थे, उनको संरक्षण दिया हुआ था, शकटाल और स्थूलभद्र को। ये संरक्षण दिया शकटाल और स्थूलभद्र को। चाणक्य का अपमान किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पे आके जो मगध महाजनपद है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम समझने वाले हैं धार्मिक क्रांति, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। तो उसको अगला वीडियो में समझेंगे।